वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द फाइनेंस अकाउंटेंसी एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन और जनरल एंट्रीज पे। आपको हमने पहले ही बता दिया था, इस टाइम टेबल के हिसाब से आपकी एमसीक्यू सीरीज आएगी और इसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है। दिन भर आपने थ्योरी लेक्चर नोट्स अच्छे से डिफरेंट सोर्सेज से भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो। जो हमने प्रोवाइड किया वो कंपलसरी आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि हम और भी कैपेसिटी है हमारे पास और भी हम पढ़ सकते हैं, तो आप सेंट्रल लेवल की चैनल्स पे सर्च कर सकते हो। सेंट्रल लेवल की बुक्स भी आप नजर लगा सकते हो। तो ये जो पार्टिकुलर टॉपिक, जैसे आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन और जनरल एंट्रीज पे एमसीक्यूज ला रहे हैं, कल हमारे लेजर और ट्रायल बैलेंस, तो ये दो टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं, पूरा दिन आपको देते हैं। एक दिन पूरा लगा दो जिसमें आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ सकते हो। 10 घंटे लगाकर आप लेजर और ट्रायल बैलेंस अगर मैं कहूँ सिर्फ पढ़ना है, तो आप समझ गए होंगे आप किस लेवल का इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो वही काम करना है। एक बार एक सब्जेक्ट आएगा फिर इसको नहीं टाइम मिलेगा पढ़ने का, क्योंकि 8 सब्जेक्ट आपने कंप्लीट करने हैं। इसलिए जो चीज़ पढ़ो ऐसा पढ़ो कि बस वो फाइनल ही समझ के पढ़ना है। जो भी हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, आपको बता दें हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, वहां पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अगर आपको एप्लीकेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज हमारा अकाउंटेंसी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन और जनरल पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स एंड देयर ड्राइव्ड फार्मूला। यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन के फार्मूले पे क्वेश्चन बना है। कहा जा रहा है कि लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस कैपिटल। अगर आपको मेन जो फार्मूला है अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसके जो ड्राइव फार्मूलेज हैं, तो वो आपको आते हैं, क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। कैपिटल, जिसको नेटवर्थ भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू टोटल एसेट प्लस लायबिलिटी। टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो बताओ क्या रहेगा इसका आंसर, कितनी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आपको सिंपल फार्मूला याद रखना है, ए एल सी, ए इज इक्वल टू एल माइनस सी, सॉरी एल प्लस सी, ठीक है। ए एल सी ये मेन फार्मूला है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लेकिन अगर आप इसको एल को पीछे ले आओ लायबिलिटी को, तो आगे आपका एसेट माइनस रहेगा, जो बच गया तीसरा, कौन सा, कैपिटल। अगर कैपिटल को पीछे ले आओ तो एसेट में से माइनस रहेगा लायबिलिटी। दोनों केस में माइनस रहेगा। यहाँ पर लायबिलिटी पीछे ले आए, एसेट माइनस कैपिटल, ठीक है। कैपिटल हम पीछे लेके आए, एसेट माइनस लायबिलिटी होना चाहिए था, प्लस लिखा है तो ये गलत हो गया। टोटल एसेट ये मैन फॉर्मूला है, इक्वेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो ये ठीक है। आपकी दो स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगे, आंसर बी। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। बिजनेस हैज टोटल एसेट्स ऑफ 8,50,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटी जिसमें है 3,20,000 की। आपको बताना है कैपिटल क्या होगा, तो कैपिटल को पीछे लेना है, ठीक है। मैन फार्मूला क्या होता है, ए एल सी, ए एल प्लस सी, ठीक है। अगर आप एल और सी में को पीछे लेते हो, लायबिलिटी को अगर आप पीछे लेते हो, तो आपका एसेट से माइनस हो जाएगा, जो बचा तीसरा कौन सा है, कैपिटल। अगर आप कैपिटल को पीछे लेते हो तो आपका एसेट में से माइनस हो जाएगा लायबिलिटी। ये आपके फार्मूला बनता है, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर आपको पूछा क्या है, कैपिटल। कैपिटल पूछे है तो कैपिटल लोगे। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। एसेट दिया है 8,85,000 में से माइनस कर दो लायबिलिटी 3,20,000, तो आपको जो बचेगा आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका 8,50 में से 3,20 निकाल दो तो 5,30 बच जाता है, आपका आंसर रहेगा। कैपिटल कितना है, 5,30,000। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अमन स्टार्टेड अ बिजनेस विद द ओपनिंग कैपिटल 2 लाख। ओपनिंग कैपिटल दिया है यहाँ पर, ठीक है। कितना दिया है, 2 लाख रुपए। एट द एंड ऑफ द ईयर हिज टोटल एसेट्स वर 5 लाख। 5 लाख एसेट्स थे एट द एंड ऑफ द ईयर, और लायबिलिटी थी कितनी, 1,50,000 की। अगर हम अज्यूम करते हैं कोई नया कैपिटल, न्यू फ्रेश कैपिटल नहीं इंट्रोड्यूस किया गया, कोई ड्राइंग नहीं की गई, तो प्रॉफिट क्या होगा, बताओ। अभी जो पास करके आंसर कर दो, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर प्रॉफिट निकालने का जो फार्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल जो है माइनस कर दो ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल से माइनस कर दो ओपनिंग कैपिटल, प्लस अगर आपकी कोई ड्राइंग है, माइनस अगर कोई फ्रेश या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। इस केस में, इस क्वेश्चन में कोई ड्राइंग नहीं है, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं, तो आपका यहाँ पर रहेगा प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया। इन केस अगर क्लोजिंग कैपिटल ना दिया हो तो क्या करना है आपको, तो एक सेकंड में आपको बताता हूँ। इस केस में वही इक्वेशन लगेगी आपकी, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है। तो एसेट यहाँ पर दिया हुआ है, एसेट दिया 5 लाख, माइनस कर दो 1,50,000, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल क्या रहेगा, एसेट 5 लाख माइनस 1,50, तो कितना आ जाएगा आपका, सीधा 3,50। 3,50 आपका निकल गया, क्या आपका निकल जाएगा
क्लोजिंग कैपिटल। तो फार्मूला क्या था प्रॉफिट का? सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना आया? 3,50,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना आया? 2 लाख। 350 में से 2 निकालो, कितना बता? 150। तो आंसर आपका ए रहेगा। शायद आपको जो मैंने लिखा इसमें शायद पढ़ा ना गया होगा, तो मैं आपको इस तरह से भी बता देता हूँ। प्रॉफिट को आपने इस तरह से फार्मूला लगाना है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग एडिशनल कैपिटल, अगर कोई है तो माइनस कर दो, ठीक है। इस केस में दोनों चीज़ें नहीं थी तो आपका सिंपल रहता है प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस माइनस ओपनिंग कैपिटल। जितना अभी आपका एंड ऑफ द ईयर पे है, जो लगाया था उसको माइनस कर दो, जो बच्चा प्रॉफिट की होगा। सिंपल सी बात है ना। 100 रुपये का आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 साल के बाद आपके पास 150 रुपया क्लोजिंग हो रही है कैपिटल, उसका मतलब 85 रुपये तो आपका बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्लोजिंग कैपिटल अगर नहीं दिया है तो आप इसको निकाल सकते हो, कैपिटल वाला फार्मूला वही निकाल, एसेट माइनस लायबिलिटी करके। तो यहाँ एसेट दिया था ना, कैपिटल इज इक्वल टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट दिया है 50,000, माइनस कर दो लायबिलिटी, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल ये आ गया 350, ठीक है। 350 आ जाता है। तो ओपनिंग 2 लाख था, तो इसका मतलब हुआ आपको 350 में से 2 माइनस कर दो, प्रॉफिट का फॉर्मूला यही बना ना, ठीक है। ये 350 में से 2 माइनस कर दो तो 150 आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ अ बिजनेस शोज एसेट्स इज इक्वल टू 1 लाख एंड लायबिलिटीज 40,000। एसेट दिया है 1 लाख, लायबिलिटी दिया है 40,000। द बिजनेस देन परचेज न्यू मशीनरी, बिजनेस एक नई मशीनरी ली जो कि कितनी है? 30,000 ऑन क्रेडिट। अच्छा, उधार पे ली 30,000, कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। व्हाट विल बी द न्यू टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटी रिस्पेक्टिवली? नया टोटल एसेट्स और लायबिलिटी कितनी होगी बताओ, जल्दी से बताओ। देखो, अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो सिंपल है, कन्फ्यूजन में, जल्दबाजी में आप आंसर गलत कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। यहाँ पर थोड़ा मैंने क्लासेस में समझाया आपको अच्छे से, आई होप आपने समझा होगा। आप वो क्या बोल रहा है वो चीज़ समझनी है। बिजनेस देन परचेज मशीनरी 30,000 की, वो भी उधार पे। मशीनरी ली बिजनेस ने, तो उसका मतलब है बिजनेस में मशीनरी एक एसेट है, तो एसेट बढ़ा कितने हज़ार का? 30,000 का। तो पहले एसेट था 1 लाख का, तो अब एसेट कितना हो जाएगा? एसेट जो है आपका वो हो जाएगा 31, क्योंकि मशीनरी एसेट में आएगी। ऊपर से वो जो एसेट लिया वो उधार पे लिया है, तो उसका मतलब है लायबिलिटी भी बढ़ी। 40,000 की थी तो लायबिलिटी कितनी हो गई अब? 70,000। तो आंसर ढूंढो, एसेट 31 और 70 कहाँ पर है? सी ऑप्शन में। तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आप एक तरफ नहीं बढ़ा देना कि लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। लायबिलिटी बढ़ी, उधार पे हमने मशीनरी ली, लायबिलिटी बढ़ी, लेकिन साथ साथ में एसेट भी तो बढ़ा, क्योंकि मशीनरी तो आ गई बिजनेस में। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल गिवन द फॉलोइंग डाटा। क्लोजिंग कैपिटल निकालो। ओपनिंग कैपिटल दिया है 5 लाख का, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख दिया है, ड्राइंग जो है पर्सन यूज़ किया है 50,000, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है आपको 1,20,000 का। तो अब बताओ यहाँ पर आपको क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल को आप सिंपल इक्वेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बड़ा फार्मूला लगाओगे। बड़ा फार्मूला इसका यही रहेगा कि आप इसमें क्लोजिंग कैपिटल आपने निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, तो ओपनिंग कैपिटल जो होगी आपकी, ओपनिंग कैपिटल में प्लस कर दो आप कोई एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस हुआ, प्लस कर दो अगर आपका कोई नेट प्रॉफिट है, माइनस कर दो ड्राइंग। ये आपने प्लस करना है इसमें ओपनिंग कैपिटल में आपको एडिशनल, और ये आपको नेट प्रॉफिट प्लस करना है। ड्राइंग जो है वो माइनस होगी, क्लोजिंग निकल आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 5 लाख प्लस 1 6 लाख, 7,20,000 माइनस 50,000, ठीक है। 7,20 में से माइनस करो 50, तो ये 670 आ जाएगा। आंसर आपका आएगा 6,70,000, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर फिर से बता दूं आपको, अगर ये सारी चीज़ें दी हैं, अगर नहीं मेंशन है तो आप सिंपल लगा सकते हो कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल को एसेट माइनस लायबिलिटी करके। लेकिन जब ये एडिशनल कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग सारी चीज़ें दी हैं, तो आपको ये फार्मूला लगाना है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। तो इस केस में सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग सब दिया है, तो आपको प्लस करना है। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख प्लस 1 लाख आपका, एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट 1,20 है, माइनस ड्राइंग, तो आपका 670 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। अ कंपनी हैज़ टोटल एसेट्स ऑफ 10 लाख के कंपनी के एसेट्स हैं। ओनर कैपिटल है 6 लाख की। द एक्सटर्नल लायबिलिटी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बैंक लोन एंड ट्रेड क्रेडिटर्स। इफ द बैंक लोन इज 2,50,000, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्रेडिट? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली लायबिलिटी निकालनी है, लेकिन आधी लायबिलिटी दी है। कह रहे हैं लायबिलिटी जो है 2 किस्म में है, ठीक है। कुछ जो है लॉन्ग टर्म बैंक लोन है, कुछ जो है ट्रेड क्रेडिटर्स की तरफ लायबिलिटी है, क्लियर। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बैंक का जो लोन है 250 है, तो बाकी जो बचेगी पहले लायबिलिटी निकाल लेते हैं। लायबिलिटी कैसे निकलती है? लायबिलिटी मैंने कहा था इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल करना है, ठीक है।
एसेट माइनस कैपिटल यानी 10 लाख माइनस 6 लाख, 4 लाख की लायबिलिटी है, ठीक है, क्लियर है। 4 लाख की लायबिलिटी है और कह रहे हैं कि 4 में से 2 भी 50 तो कह रहे हैं कि ये बैंक की लॉन्ग टर्म लोन है और जो बचेगा तो वो 150 ही बचता है, तो वो ट्रेडर्स क्रेडिटर्स की तरफ है। तो 150 सिंपल लायबिलिटी जो है ट्रेड क्रेडिटर्स की तरफ से हमने उनको देने हैं, ठीक है। तो ये आपका 150 आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल कॉज एन इंक्रीज इन एन एसेट एंड इंक्रीज इन ए लायबिलिटी। ऐसी ट्रांजेक्शन में था जिससे एसेट भी बढ़े और लायबिलिटी भी बढ़े, ठीक है। कोई सिंपल सा आप समझ लोगे, ये चीज़ मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता चुका हूँ। कोई आप अगर कोई चीज़ खरीद कर लाते हो जो एसेट भी बढ़ाया आपका और उधार पे होगी तो वो लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखते हो पेइंग क्रेडिटर्स बाई चेक नहीं, फर्नीचर कैश नहीं, ये आप सिंपली आएगा परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। गुड्स होते हैं स्टॉक, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एक एसेट होता है बिजनेस में, जो आपका सामान, आप दुकान चला रहे हो, दुकान में सामान आप डलवा रहे हो तो वो आपका एसेट बढ़ेगा, लेकिन अगर वो उधार पे आ रहा है तो आपकी लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो आंसर आपका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन द जर्नल अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रिटन बिलो एवरी एंट्री इज कॉल्ड। हर एक एंट्री के नीचे एक ब्रैकेट में ऐसे एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है, उस एक्सप्लेनेशन को क्या कहते हैं जर्नल में। अकाउंटिंग में जो जर्नल हम लिखते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की, हर एक एंट्री के नीचे एक छोटी सी उसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, तो उसको कहा जाता है इन अकाउंटिंग टर्म, उसको नरेशन कहा जाता है। याद रखना, उसको नरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर एक तरफ ट्रांसलेशन दी है और दूसरी तरफ अकाउंटिंग, उसका जो इफेक्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन का वो बताना है, ठीक है। बड़ा ध्यान से सुनो आप। यहाँ पर पेड कैश टू अ क्रेडिटर जिससे हमने उधार लिया था, उसको पैसे देने थे तो दे दिए हमने पैसे, ठीक है। इसमें क्या होगा, पैसे दे दिए हमने, पैसे दे दिए हैं तो पैसे जो है एक एसेट होता है, पैसे कम होंगे और लायबिलिटी भी कम होगी। डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी होगा, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन 2 जो है जुड़ रहा है, क्लियर है। 2 जुड़ रहा है, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज एसेट क्या ना, पैसे दिए हमने तो लायबिलिटी भी तो कम हुई, जो उस बंदे को उधार मुका खत्म होगा, तो वो तो दोनों चीज़ें कम हो रही, क्लियर। सोल्ड गुड फॉर कैश एट अ प्रॉफिट, सोल्ड गुड फॉर कैश, पैसा हमने सामान बेचा, नगद बेचा, यानी पैसे लेकर बेचा, वो भी प्रॉफिट पे बेचा, तो इसका इस केस में क्या होगा, ठीक है, बताओ। देखो, सोल्ड गुड फॉर कैश, तो कैश पे हमने सामान बेचा, तो एक तो हमारे पास पैसा आया यानी एसेट बढ़ा, दूसरी तरफ प्रॉफिट बढ़ा तो वो आपका कैपिटल को इंक्रीज करेगा। इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए 4 ऑप्शन, ठीक है। बी का 4 रहेगा। परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी हमने खरीदी कैश पे, नगद पैसे खर्च के, तो मशीनरी एसेट को बढ़ाया, तो दूसरी तरफ एसेट ही तो गया, ठीक है, पैसा गया और मशीनरी आई, एक एसेट गया एक एसेट आया, 1 एसेट इंक्रीज अनदर एसेट डिक्रीज, ठीक है। तो आपका सी का 3 ही रहेगा और डी का बचा आपका कौन सा 1, वो कैसे, बारोड अ लोन फ्रॉम द बैंक, बैंक से पैसा उठाया, उधार लिया, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज एसेट, पैसा आया, आपने पैसा उठाया बैंक से, तो आपके पास पैसा आ गया बिजनेस में, एसेट बढ़ा, कैश बढ़ा, पैसा आया, लेकिन वो उधार पे आया, इसलिए उधार लायबिलिटी भी बढ़ेगी, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्लियर। तो यहाँ पर आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। बड़ा ही ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमने हर एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से फ्रेम किया ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, अगेन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। अगर आपने टाइप्स ऑफ यहाँ पर अकाउंट्स पढ़े हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो उसको उसमें आपने देखा होगा कैश अकाउंट किस में आता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट किस में आता है, सैलरी रेंट पेड, और किसी पर्सन का, पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट, तो वो किस में आता है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने पढ़ा है। आप कैश अकाउंट, कैश क्या है, कैश एसेट है, तो एसेट जितने भी एसेट्स के अकाउंट बनते हैं तो वो रियल अकाउंट आता है, सबको पता है, सिंपल है, रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं। तो आपका ए का 3 रहेगा, ए का 3, 2 ऑप्शन कट जाते हैं, ए का 3 रहेगा आपका आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है तो ये किसी पार्टिकुलर पर्सन की तरफ आउटस्टैंडिंग होगा, तो ये तो आपका पर्सनल ही होगा, और किस तरह का पर्सन होगा, नेचुरल पर्सन तो नहीं होगा, नेचुरल पर्सन नहीं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होगा, तो आपका बी का 2 रहेगा। रेंट पेड अकाउंट, देखो पैसा खर्च हो गया, ये एक्सपेंस लॉसेस वगैरह, ये सारे जो रेंट पेड अकाउंट है ये आपका नॉमिनल में जाएगा, सी का 4 ही रहेगा। और राम और डेटर है जिससे हमने पैसा लेना था, उसका अकाउंट है, तो वो नेचुरल पर्सन अकाउंट आएगा ये। तो आपका इस हिसाब से आंसर बनेगा बी, आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जर्नल। इट इज़ नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, क्या ये बात सही है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द
अकाउंट्स इन्वॉल्व, जो भी ट्रांजेक्शन लिखते हो आप जर्नल में वो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखते हो, जो भी अकाउंट्स आते हैं उसके अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में। क्या ये बात सही है? इट कंटेन्स द कॉलम्स ऑफ आर लेजर फोलियो। लेजर फोलियो जो कॉलम है वो जर्नल में होता है। क्या ऐसा है? इट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। जर्नल फाइनल स्टेज होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का। सिंपल क्वेश्चन है, पहला सही है, दूसरा गलत। अल्फ़ाबेटिकल नहीं लिखते, हम क्रोनोलॉजिकल आर्डर में लिखते हैं, जो पहले होगा वो पहले लिखेंगे ट्रांजेक्शन। और ये तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो आपका 1 and 3 सही रहेगा। 1 and 3 आपका आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर अकाउंट टाइप दिए हैं और गोल्डन रूल दिया है, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड हम यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में हम यही गोल्डन रूल्स यूज़ करते हैं। पर्सनल अकाउंट का क्या है बताओ? डेबिट कार्ड व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट किसका है? किस अकाउंट का हम लगाते हैं गोल्डन रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन किसका है? और नॉमिनल का क्या है बताओ? और सॉरी ये किसका है ये बताओ जी? अपना डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बोलो। पर्सनल अकाउंट का आपको सीधा बता दूं, पर्सनल अकाउंट है तो वो रिसीवर और गिवर सिंपल रहेगा, ऐसा समझ लो। पर्सन है तो वो लेगा देगा, ऐसा याद कर लो समझने के लिए। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। आपका ए का 3 रहेगा, 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है। रियल अकाउंट आपको हमेशा याद रखना है। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, और क्रेडिट क्या गया, व्हाट गोज आउट, ठीक है। व्हाट्सअप नहीं सॉरी, व्हाट गोज आउट, ओके। रियल अकाउंट। नॉमिनल का आप होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आपका रहेगा ए का 3, बी का ए का 3, बी का 1, सी का 2। आपका आंसर रहेगा बी। ये आप क्वेश्चन सुन के कहीं आप जो पढ़ा भूल ना जाओ, ऊपर नीचे ना कर दो। एक बार फिर से मैं इसलिए याद करवा रहा हूँ आपको। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट टू बी डेबिटेड। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा वो बताना है। बताओ जी। देखो, एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है। यहाँ पर डेबिट बताना है आपको, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इस केस में डेबिट कौन सा होगा? कैश अकाउंट डेबिट होगा या बैंक अकाउंट डेबिट होगा? बताओ। सैलरी पेड टू राम, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। ये पेयर दिया है, अच्छा पेयर दिया, आपको बताना कितने पेयर से। यहाँ कह रहे हैं कैश बैंक में जमा कराया तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। सैलरी राम को दी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगी। गुड्स रिटर्न किया है बायर को तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। फर्नीचर जो है परचेज किया है कैश पे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी होगा, अदरवाइज इसको 2 मिनट लग सकते हैं आपको सोचने में। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना जल्दी ये क्वेश्चंस निकाल पाओगे। आपको जल्दी जल्दी से दिमाग में लाना है। कैश डिपॉजिट टू बैंक, कैश कोई ले लो, अगर किसी एक को पकड़ लो। कैश क्या है? पैसा। पैसा क्या होता है? एसेट। एसेट क्या है? रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? अगर हम ट्रेडिशनल रूल ही लेकर चलें तो रूल कहता है रियल अकाउंट का डेबिट द व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा जो है वो क्या हो रहा है? जा रहा है। डेबिट क्या होगा? व्हाट कम्स इन। कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होगा, ये डेबिट लिखा गलत, ऐसा समझ सकते हो। सैलरी क्या है? सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो नॉमिनल अकाउंट जो है कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सैलरी अकाउंट डेबिटेड यहाँ पर बताया जा रहा है। सैलरी अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड, ये सही रहेगा। गुड्स रिटर्न टू द बायर, सामान जो है बायर को बेचते हैं, वापस बेच देते हैं, तो सेल्स रिटर्न जो अकाउंट है वो डेबिट होगा। क्या ये सही है? इस केस में देखो, गुड्स रिटर्न बाय बायर, बायर जिसने सामान खरीदा उसने गुड्स वापस भेज दिए, तो ये जब में किसी ने सामान बेचा, सामान वापस आ गया ना, तो गुड्स एसेट, एसेट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट जो गुड है वो वापस आया एसेट, तो आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर? फर्नीचर परचेज फॉर कैश, परचेज अकाउंट, देखो ये तो ट्रांजेक्शन ही गलत लिख दिया है। परचेज हम अकाउंट तब लिखते हैं जब गुड्स से डील, रीसेल के लिए जो आइटम होती है उससे डील करते हैं, उसको लेना बेचना होता है। तो फर्नीचर के लिए फर्नीचर अकाउंट ही रहता है, डेबिट होगा फर्नीचर अकाउंट, लेकिन परचेज अकाउंट नहीं यूज होता। ये वर्डिंग गलत लिखी है। तो आपका जो पेयर है सेकंड और थर्ड जो है वो सही है, इसका मतलब रहेगा ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पेसिफिक अकाउंट्स एंड देयर सब क्लासिफिकेशन। क्रेडिटर्स अकाउंट किस में आता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, फ्रेंचाइज अकाउंट, इंटेंजिबल रेयर अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट लॉसेस में, कमीशन पेएबल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। बताओ कौन से पेज करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको बता दें, क्रेडिटर्स अकाउंट जो है नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन जो है वो
नहीं होता, ये रिप्रेजेंटेटिव ही होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, तो ये गलत रहेगा। फ्रेंचाइज अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट ठीक है, बैड डेट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ठीक है, कमीशन पेबल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये भी ठीक है। तो आंसर 3 पेयर्स करेक्ट होना चाहिए, ये ओनली 3 पेयर्स का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, अगेन मैच द कॉलम टाइप है, स्पेशल ट्रांसैक्शंस दिए हैं, जनरल एंट्री आपको बताना है। गुड्स, देखो एक सिंपल क्वेश्चन भी डाल सकते थे हम, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, देखो गुड्स आपने फ्री सैंपल के तौर पे दे दिए, तो वो तो आप कह सकते हो कि एक एडवर्टाइजमेंट होगी। तो गुड्स, देखो गुड्स जो है घे, एक यहीं से अगर आप ले लेते हो तो गुड्स होता है एसेट, एसेट गे हैं, गुड्स को आप गुड्स अकाउंट नहीं लिखते, परचेज अकाउंट लिखते हो। एसेट गे हैं तो आपको पता है क्रेडिट ही होगा। क्या होगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि रियल अकाउंट्स में आता है एसेट, और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स यहाँ पर जा रहा है तो क्रेडिट होगा, लेकिन दूसरी तरफ फ्री सैंपल के तौर पर दिया तो वो एडवर्टाइजमेंट होगा, दूसरा अकाउंट डेबिट एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और क्रेडिट परचेज अकाउंट, ये आपका रहेगा। गुड्स लास्ट बाय फायर, लास्ट बाय फायर का हमने स्पेशल केस आपको बताया था, लास्ट बाय फायर का आपने याद रखना है कि इसका रहेगा डेबिट बाय लॉस फायर अकाउंट और क्रेडिट परचेज अकाउंट। इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड फॉर न्यू मशीनरी, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड फॉर न्यू मशीनरी, तो इसमें केस में डेबिट मशीनरी अकाउंट और क्रेडिट कैश अकाउंट, क्योंकि इंस्टॉलेशन पे किया तो कैश गया है ना। कैश क्या होता है, कैश आपका रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, तो कैश कैश गया यहाँ पर, तो क्रेडिट कैश अकाउंट रहेगा। ओके, इनकम टैक्स पेड बाय सोल प्रोप्राइटर, इनकम टैक्स पे किया है, तो ड्राइंग कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आएगा आपको, तो डेबिट द ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट द परचेज अकाउंट, तो आपका आंसर यहाँ पर सीधा सीधा रहेगा ए। अगर आपको ट्रेडिशनल रूल्स या गोल्डन रूल समझ नहीं आते अकाउंटिंग के, तो मॉडर्न रूल्स भी समझ सकते हो, 2 ऑप्शंस आपके पास। मुझे तो ज़्यादा गोल्डन रूल्स ही अच्छे लगते हैं, ट्रेडिशनली समझने में आसानी है। अगर आप मॉडर्न रूल पढ़ना चाह रहे हो, वो भी आपको हमने पढ़ाया है, और वो भी आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, किसी भी जनरल एंट्री को लिख सकते हो। तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मैंने डाला है मॉडर्न रूल्स पे, कह रहे हैं कि एन इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, अगर एसेट में इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करेंगे, अगर लायबिलिटी में डिक्रीज होता है उसको डेबिट करेंगे, और इंक्रीज होता है अगर एक्सपेंस में तो क्रेडिट करेंगे, अगर इंक्रीज होता है रेवेन्यू में तो क्रेडिट करेंगे। क्लियर? तो बताओ आपके कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। मॉडर्न रूल के हिसाब से एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगी, एक्सपेंस जो है वो कम होगा तो क्रेडिट होगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हो गया, क्रेडिट लिखा है, गलत है ये। रेवेन्यू इंक्रीज होगा, क्रेडिट होगा, ये सही है। आंसर 1 to 4 रहेगा, 1 to 4 ए आपका आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन कुछ एस्पिरेंट के सर के ऊपर से चला गया होगा, इसलिए मैं आपको मॉडर्न अप्रोच भी बता देता हूँ, अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो। मॉडर्न अप्रोच में कहते हैं कि जो इसमें हम अकाउंट्स को 5 सीधा टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 5 ही तरह के मैन अकाउंट्स बनते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। ठीक है, इसको आपको याद रखना। अगर एसेट, आप ध्यान से अगर ट्रांजेक्शन को देखते हो, उसमें अगर एसेट बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, कम हो रहा है क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आप एक ही तरफ का याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली अगर इंक्रीज में डेबिट होगा तो मतलब डिक्रीज में क्रेडिट ही होगा, तो आप एक याद रख लो, ये याद रख लो, इंक्रीज। ठीक है, एसेट इंक्रीज होगा डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हुई क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज हुआ क्रेडिट, इनकम और रेवेन्यू इंक्रीज हुई क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डेबिट। ठीक है, तो ये आपको याद रखने के लिए मैं बताता हूँ, ट्रिक क्लियर आपने याद रखना है। क्लियर, ये 5 अकाउंट्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, CLEAR, क्लियर, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू। ठीक है, इसमें जो आपका EA है ना बीच वाला, एक्सपेंस एंड एसेट्स, ये इंक्रीज होने पे डेबिट होगा, इंक्रीज में लिख रहा हूँ, इंक्रीज पे डेबिट होगा। बाकी जो है कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू इंक्रीज होने पे क्रेडिट होगी। क्लियर, ये आपने ट्रिक याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड देयर इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। रिसीव्ड कैश इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर, देखो रिसीव्ड कैश इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से आपने कैश एडवांस में ले ली, एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गई, एक किस्म का वो उधार ही है, आपने एडवांस में ले लिया, सामान नहीं दिया आपने, तो ये लायबिलिटी भी। क्या ये स्टेटमेंट सही कह रही है, ये पेयर सही है। पेड क्रेडिटर्स इन कैश, किसी बंदे को आपने पैसे देने थे, आपके बिजनेस ने, उसको आपने उधार चुकाई कर दी, मुकाई कर दी, उधार खत्म, लो जी पैसे ले लो, कैश में नगद पैसे दिए, हाँ भाई आपका खाता खत्म। एसेट डिक्रीज, ठीक है, एसेट डिक्रीज, क्या सही बात है, कैश गया। लायबिलिटी डिक्रीज, उसका जो कर्जा है वो खत्म हुआ, ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, एसेट
डिक्रीज, उसकी वैल्यू कम हुई एसेट की। कैपिटल डिक्रीज, तो कैपिटल डिक्रीज, क्या ये वाला पेयर सही है? तो इनमें से कितने पेयर सही हैं? ये भी सही है। ऑल थ्री पेयर्स, तीनों के तीनों पेयर्स करेक्ट हैं, तो आंसर आपका ऑल थ्री पेयर्स करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, बैड डेट रिसीव्ड अकाउंट, रियल अकाउंट, पेटेंट राइट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। बताना है आपको कितने पेयर करेक्ट हैं, बताओ। कैपिटल अकाउंट क्या पर्सनल है? यस, पर्सनल अकाउंट में आता है। बैड डेट्स रिसीव्ड रिकवर्ड, बैड डेट्स आपको लगता है किसी से पैसा दिया, लेना था किसी से पैसा, वो उम्मीद थी को मिलने का कोई चांस ही नहीं, वो मिल जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, तो ये आपका प्रॉफिट वाली बात है, तो नॉमिनल में जाएगा, रियल में नहीं जाएगा। बैड डेट रिकवर्ड जो है वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। पेटेंट राइट जो है, पेटेंट राइट जो है अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में बिल्कुल नहीं आएगा, वो आपका आएगा एक एसेट है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट में आएगा, तो रियल अकाउंट में रहेगा, नॉमिनल में नहीं। ठीक है, एक तरह का पेटेंट राइट एसेट होता है, इंटेंजिबल एसेट है लेकिन एसेट है कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए। तो आपका आंसर रहेगा ओनली वन पेयर करेक्ट। अभी आपको मैंने मॉडर्न अप्रोच बताई थी, अगर आप मॉडर्न अप्रोच के रूल्स याद रहे हैं, 5 मैंने बताया क्लियर, CLEAR, CLEAR, EA जो है वो आपका इंक्रीज पे डेबिट होगा, बाकी तीनों क्रेडिट होंगे। ठीक है, CLEAR, मैंने कहा था E और A ये इंक्रीज होने पे डेबिट हो गए, बाकी जो है वो क्रेडिट 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 हो गए। ठीक है, बताओ, अब ये लिख दिया, अब तो बता दो। डिक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू में डिक्रीज होता है, डिक्रीज हमने कहा था इंक्रीज पे कैपिटल होता है, तो डिक्रीज पे डेबिट क्रेडिट होगा, और डिक्रीज पे डेबिट, ये सही है। रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट हमने कहा, तो उसका मतलब डिक्रीज पे डेबिट ही होगा ना। इंक्रीज इन एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्रेडिट नहीं, हमने यहाँ पे बताया डेबिट, गलत है। डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल में हमने कहा इंक्रीज होता है क्रेडिट, तो डिक्रीज का डेबिट कहा गया, तो ये सही है। तो आपका रहेगा 2 पेयर करेक्ट, किधर जी, आपका बी आंसर रहेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जर्नल। जर्नल इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड हियर। बिल्कुल सही बात है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर, जर्नल से लेजर में जब एंट्रीज को आप ट्रांसफर करते हो तो इसको पोस्टिंग कहा जाता है। क्या ये बात सही है? यस, ये भी सही बात है। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी बुक, उसको डे बुक भी कहा जाता है। यस, ये बात भी सही है। जर्नल जो एवरी जर्नल जो है हैज़ 5 कॉलम्स, 5 कॉलम डाटा, सॉरी डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, 5 इसमें कॉलम्स होते हैं। जब आप बनाते हो जर्नल तो इसमें 5 कॉलम होते हैं, 5। ठीक है, ठीक है, इसमें आपका डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। क्या ये सही बात है? यस, ये सही बात है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रहेगा। आप जल्दी से कमेंट करके आप बताएं आपका स्कोर 20 में से कितने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत लगी है सेशन बनाने में। और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए हर एक इसमें जिनको इससे बेनिफिट हो रहा है। और कल का टॉपिक जो है आपका लेजर और ट्रायल बैलेंस, वो 2 अच्छे से तैयार करके आ जाना। और जो भी एस्पिरेंट कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं, नोट्स पढ़ना चाह रहे हैं, वो हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में भी दिया है, आप वहाँ पर ज़रूर जाएँ। वहाँ पर नोट्स डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर पढ़ते रहें साथ में, और वीडियो भी वहाँ पर लेक्चर सीरीज वहाँ पर दी हुई है, वो आप देखें, पढ़ें। और आपको बता दें, किसी तरह की आपको प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन में, कोई जेन्युइन क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है एप्लीकेशन पे, कोई चीज़ दिक्कत, हालांकि कोई परेशानी नहीं है एप्लीकेशन पे आपके आने वाली है, अगर किसी तरह की भी आती है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। ऐसा ना हो कि आप सोचो कि ये तो चल नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से सारी चीज़ें रखी हैं एप्लीकेशन में। अगर आप एप्लीकेशन पे जाना ही नहीं चाह रहे, आप सोच रहे कोई टेलीग्राम ग्रुप बना है, यस, फाइनेंस अकाउंटेंट का टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है। अगर जो एप्लीकेशन पे नहीं जाना चाह रहे हैं, वो एप्लीकेशन के अलावा आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में से एक ऑप्शन आपको अवेलेबल रहेगा। टेलीग्राम में वही चीज़ें मिलती हैं जो एप्लीकेशन में मिलती है, सेम चीज़ें वहाँ पर रहेंगी, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में आपको जो 20 में से कितने स्कोर आए हैं, हर एक एस्पिरेंट कमेंट करेगा और वीडियो को लाइक करके जाएगा। थैंक यू।